ओके नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग को एक नई सुबह में बहुत नया मेरा शुभ प्रभात। ठीक है, गुड मॉर्निंग जनक, पंकज, आयुष, अंकित, निरंजन, सोनू। हाँ ओके, तो आप कैरियरविल ऐप पर एक नया कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर विन प्राइज मनी, जिसमें 1 लाख रुपए तक का प्राइज जीत सकते हैं और इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। चलिए, तो गुड मॉर्निंग। आप सब लोग जल्दी से आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। बिल्कुल, थैंक यू भाई। पवन, सोनू गुड मॉर्निंग, आयुष गुड मॉर्निंग, निरंजन भारत माता की जय। बिल्कुल, आयुष नमस्ते। अरे क्या बात है शिवम, ठीक है। पंकज थैंक यू। हिमांशु, निरंजन राम राम सर। ओके, फिजिक्स की प्रैक्टिस बुक बेकार आएगी। प्रैक्टिस बुक मैं आपको भी पीडीएफ अपलोड कराऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कल मैं पीडीएफ अपलोड कराऊंगा, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो कल आप इसके क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, कैसे खेलना है आप कैरियरविल ऐप पर जाकर एक बार इस चीज को चेक कर लो कि कैसे क्या करना है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, थैंक यू। ओके, निरंजन, अमित, आकाश, संजीव, सोनू, आयुष, सबको मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात, नई सुबह में आपको सुप्रभात भाई। हेलो हेलो स्वर्णिम, ठीक है। कौन सा खेल है? कैरियरविल पे एक खेल चल रहा है, देख लीजिए। ठीक है, यूआर फिजिक्स इज अ स्वीट हार्ट डील। ओके, स्वीट हार्ट डील। ओके, दैट्स ग्रेट, लव यू सर। गुड मॉर्निंग। अपना चैनल बताएं, अभी चैनल नहीं है। टेलीग्राम पे अपलोड कर देना। ओके, मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी 3 क्लास एक साथ। अच्छा ठीक है, 3 क्लास, क्योंकि स्टूडियो आज इसी टाइम पे फ्री था, इसलिए आज क्लास तीनों एक साथ ही लगी है। आपकी क्लास डेली होगी सर, बात हो गई है। ओके ओके, थैंक यू हिमांशु, बात हो गई है, बहुत बढ़िया है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाम, अच्छा पवन, हेलो पवन, आपको मेरा नमस्कार। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, हाय हेलो हो गई है। अपने लक्ष्य पर लौट कर आते हैं, अपने टारगेट पर। और डिफेंस अगर हमारा टारगेट है, निरंजन, जितेश सर का मुझे नहीं कंफर्म है, आप एक बार नीरज सर से कंफर्म करो। मुझे लगता है कि थर्सडे को जरूर आएंगे, मुझे लगता है परसों से शायद आपके जितेश सर आ सकते हैं। मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली। आपको हमें पढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू भाई। चलो, गुड मॉर्निंग प्रीतम, गुड मॉर्निंग। चलो, अब आज के अगर टारगेट की बात की जाए, आज के अगर मैं बात करूं बेटा, तो एक चीज कल से शिवम, हाँ मोस्ट प्रोबेबली, मुझे नहीं पता कि कब से, कि कल से या परसों से, बट आएंगे। ठीक है ना, तो सचिन कल से आएंगे, जितेश सर ओके ओके, मेरे ख्याल से कल से ही आएंगे। जो भी चीजें हैं, कल या परसों से, दोनों में से एक दिन से आएंगे, एक दिन ना आपके। ठीक है, चलो, मेरा लक्ष्य 25 में से 25। बिल्कुल सर। सनी, मन के हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया कि आपके 25 आएंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 25 लाने से, ना ही आपका सिलेक्शन कराने से। अगर वर्दी होगी तो आपके ऊपर होगी, इस बात का आप मान लीजिए। चलिए ठीक है, एक दो बातें हैं। मैंने कल कुछ व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कुछ पाए थे, कुछ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे गए थे। उन क्वेश्चंस में से मुझे एक दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन क्या था, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जरा देखते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें, इससे पहले एक दो डाउट ले लेते हैं, जो डाउट्स आए थे बच्चों के। कल एक डाउट आया था एक बच्चे का, तो मैं उस चीज को ले लेता हूं, जरा देख लेना कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन ये था कि यदि 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 200 मीटर के टावर से यदि 200 मीटर के टावर से यदि 200 मीटर के टावर से कोई गेंद गिराई जाए, तो 200 मीटर का एक टावर है, उससे कोई गेंद नीचे गिराई जाए, और उसी समय कोई गेंद आधार से ऊपर आधार से ऊपर 40 मीटर पर सेकंड से फेंकी जाती है। उसी समय कोई वस्तु आधार से ऊपर 40 मीटर पर सेकंड से फेंकी जाती है,
कितने समय बाद दोनों टकराएंगी? कितने समय बाद दोनों टकराएंगी या दोनों मिलेंगी? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, हिंदी में दोबारा से रिपीट कर देता हूं जिनका नहीं हुआ। क्वेश्चन है, यदि एक बॉल, एक गेंद 200 मीटर के टॉवर से नीचे गिराई जाती है, यानी 200 मीटर का एक टॉवर है, उससे एक गेंद नीचे गिराई गई, उसी समय हमने कोई गेंद आधार से मतलब बेस से नीचे से खड़े होकर एक गेंद ऊपर फेंकी टॉवर की तरफ ऊंचाई पर, तो ये टॉवर के ऊपर फेंकी गई है 40 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है ये दोनों बॉल कब जाके एक दूसरे से मिलेंगी, ये दोनों बॉल कब एक दूसरे से जाकर मिलेंगी। ठीक है, अगर दोनों बॉल कब जाके एक दूसरे से मिलेंगी, इसका मतलब ये हुआ, आप एक बात समझना, अगर ये दोनों बॉल के मिलने की बात कर रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर 200 मीटर का टॉवर है, अगर 200 मीटर का टॉवर है और मैंने कहा कि एक गेंद मैंने ऊपर से नीचे गिराई है, उसी समय मैंने कोई गेंद नीचे से ऊपर फेंकी है 40 मीटर पर सेकंड से, और मुझसे बोला है कि अगर ऊपर से नीचे गेंद गिराई है, इसका मतलब इसका यू कितना रहा होगा? आपने बोला यू रहा होगा मेरा 0 मीटर पर सेकंड। इतना तो मुझे समझ में आता है, 5 सेकंड एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, 5 सेकंड। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। चलो एक चीज समझ में आ रही है, मेरी एक चीज समझ में आ रही है कि मान लो ये दोनों वस्तुएं अगर मिल रही हैं तो एक ही टाइम पर मिल रही होंगी। टाइम का मतलब समझो क्या, इस वस्तु ने अगर 2 सेकंड तय हुए हैं तो इस वस्तु ने भी 2 सेकंड तय होंगे, एक ही टाइम पे तो मिलेगी। अगर मैं कहता हूं 5 सेकंड पे टकराई तो मतलब नीचे वाली गेंद ने भी 5 सेकंड पूरे कर लिए, ऊपर वाली गेंद ने भी 5 सेकंड पूरे कर लिए। आपको यह बात समझनी चाहिए कि दोनों बॉलों ने कितना समय तय कर लिया है, 5-5 सेकंड तय कर लिया है। अगर दोनों ने 5-5 सेकंड तय कर लिया है तो अब मुझे यह बताना है कि दोनों का टाइम कितना निकलेगा। तो मैं ट्विस्ट टाइम निकालना है, कैसे निकालूं? तो हमें नहीं पता कितने पे मिलेंगी, पर हम क्या करते हैं, इन दोनों के टच होने का टाइम बता देते हैं। टाइम मतलब होता है, टाइम बता देते हैं। मान लो कि पहली वस्तु, ऊपर से नीचे वाली वस्तु अगर x दूरी तय करती है तो नीचे वाली कितना दूरी तय करेगी? तो आप बोलेंगे नीचे वाली वस्तु 200 माइनस x करेगी। मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। सेम टाइम पर ना, मतलब नीचे ऊपर वाली ने भी अगर 5 सेकंड तय किया तो नीचे वाले ने 5 सेकंड, एक ही टाइम पे तो मिलेंगे दोनों। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि ये 5 सेकंड में मिलेगी, 4 सेकंड में मिलेगी, दोनों एक ही टाइम पे तो मिलेंगी। तो अगर ऊपर वाली ने कुछ x तय किया है डिस्टेंस, तो नीचे वाली ने दूरी कितना तय किया है? 200 माइनस x। अगर u की वैल्यू इतनी है और x इतना दे रखा है तो मुझे निकालना है टाइम। अब मेरी बात समझना, टाइम और डिस्टेंस, दूरी और टाइम के बीच में टाइम निकालना है तो कौन सा रिलेशन होता है? तो मुझे पता है सेकंड इक्वेशन होती है, और ऊपर से नीचे फेंकने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का प्रयोग होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को प्रयोग करूं तो x तो ये है, u की वैल्यू कितनी है? 0। इसको हम लिख लेंगे 1/2 इंटू gt स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हम पहली इक्वेशन बोल देंगे। तो हमने इसके लिए इक्वेशन लिख ली कि इसके लिए इक्वेशन बनेगी s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अगर मैं कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो मुझे पता है दूरी कितना तय हो रही है? 200 माइनस x। तो अगर इसके लिए मैं निकालूं कितना दूरी तय करेगा तो ये होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो u की वैल्यू, फॉर्मूला जो बनेगा वो s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर बनेगा। और अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में लिखूं तो u तो यहां पर 40 है, तो आपने लिखा 40t माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम तो सेम है, तो इस वाली पूरी वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं? x रख सकते हैं। और यहां पर दूरी कितना तय हुई है? 200 माइनस एक्स। तो 200 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस एक्स, 40t माइनस एक्स, x कैंसिल आउट कर देंगे और t की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 5 सेकंड निकल कर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुएं 5 सेकंड पर एक दूसरे से मिलेंगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 5 सेकंड बाद दोनों वस्तुएं एक दूसरे से मिलेंगी। अब मेरी बात समझना, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो कितने समय बाद मिलती हैं, इन सबको करने का एक बहुत बेहतरीन सा तरीका है। क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं, आप इसको समझते जाना। एक छोटी सी आपसे बात लेकर चल रहा हूं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, आपने शायद देख लेना वीडियो को, प्रीव्यू दोबारा से देख लेना वीडियो को। अगर मान लो बेटा कि दो वस्तुएं हैं, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली। देखना, सजेस्ट मी एनसीईआरटी एससी वर्मा। अरे एससी वर्मा को सजेस्ट नहीं करता बेटा मैं, एनसीईआरटी सजेस्ट जरूर कर सकता हूं, आप एनसीईआरटी पढ़े, एससी वर्मा मत पढ़े। एससी वर्मा अच्छे एग्जाम्स के लिए है, एससी वर्मा बहुत बेहतरीन किताब है। एससी वर्मा 1990 के आसपास लिखी गई थी,
और 1990 से लेकर आज तक एच.सी. वर्मा ने उस किताब में कोई अपने चेंजेस नहीं किए। एच.सी. वर्मा बहुत बेहतरीन किताब है और बहुत अच्छी है। एस.एल. अरोरा, हाँ एस.एल. अरोरा अच्छी बुक है। एसके भी अच्छी है, हाँ एसके भी अच्छी है, बेसिक करने के लिए एसके भी अच्छी है। देखना, मैंने कहा कि एक ट्रेन है 200 मीटर की लंबाई है और 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। मेरी बात समझते जाना। और एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई है 600 मीटर और ये भी चल रही है, ये चल रही है 60 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। इस कंसेप्ट को जब हम एक की वेलोसिटी और दूसरे की वेलोसिटी के संबंध में निकालते हैं, इसको रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष गति कहते हैं। आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, अगर आपको एक चीज याद हो, आप मिरर में जब पढ़ते हैं, दर्पण जब पढ़ते हैं, तो दर्पण में एक चीज पढ़ते हैं कि जब मैं दर्पण की ओर 20 मीटर पर सेकंड से भागता हूं तो प्रतिबिंब मुझे 40 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ प्रतीत होता है। ये आपने चीज पढ़ी होगी कि जब मैं 20 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ, दर्पण की ओर भागता हूं तो मुझे इमेज भागती हुई दिखाई देती है 40 से। आप सोचकर देखें, क्या 40 से असली में भाग रही होगी क्या? असलियत में तो 40 से नहीं भागती, बिल्कुल नहीं भाग सकती, पर दिखाई कितने से देती है? 40 से। कारण क्या है? बात इसलिए समझो, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष गति। जब एक चीज की गति में एक चीज के सापेक्ष दूसरी चीज निकाली जाती है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। मेरी बात समझना, आप कभी कभी ट्रेन में बैठे होते हैं और जब सामने पास वाली ट्रेन चलती है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि बगल वाली ट्रेन चल रही है, तो इसकी वजह से महसूस होता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। क्या वास्तविकता में आपकी ट्रेन चलती है? क्या नहीं चलती, बट आपको महसूस होता है। ऐसी चीजें कैसे हो पाती हैं? समझो, रात को कभी आप ट्रेन में बैठे हैं और आप ऐसा महसूस करोगे कि सामने से जितनी भी ट्रेनें आती हैं वो हमेशा तेजी से पार करके जाती हैं, क्योंकि अगर आज जब दो चीजें आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, तो अगर इस ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और इस ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को जब ये आमने सामने आएगी तो दोनों, इसकी जो स्पीड दिखाई देगी वो इसको 40 दिखाई देगी। कैसे? 20 और 20 पिल जाए, उड़ जाए, मतलब जुड़ जाएंगी। तो जब भी दो चीजें आमने सामने आती है तो उनका वेग, उनकी चाल, उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी हमेशा जुड़ती है, उनका वेग हमेशा जुड़ता है। और जब दो चीजें एक ही दिशा में चलती हैं, जब दोनों दिशा एक ही दिशा में चलती है तो दोनों की वेलोसिटी हमेशा माइनस होती है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो दो चीजें जब भी आमने सामने चलती है तो जुड़ती हैं। पर इन दोनों ट्रेनों को चलते हुए कोई तीसरा आदमी देखेगा तो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि दोनों ट्रेनें 20-20 की स्पीड से चल रही हैं, परंतु इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी इस ट्रेन को कितने से देखेगा? 40 की स्पीड से देखेगा। तो जब खुद भी गति में है, खुद भी मोशन में है और जब दूसरे को देखता है तो उसको कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष गति कहकर चलते हैं। और इसीलिए मिरर यानी दर्पण के अंदर जब मैं 20 से भागता हूं और सामने से प्रतिबिंब 20 से भागता है, भागता 20 से ही है लेकिन दिखाई कितने से पड़ता है? 20 और 20 40 से। लेकिन जब कोई तीसरा आदमी उस चीज को देखेगा तो कहेगा कि दोनों 20 से ही भाग रहे हैं। ये दिखाई देने वाली बात है। जब आप मोशन में होते हैं तो आप दूसरी चीज को देखते हैं तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष गति कहते हैं। और कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहां पर भी लग रहा है। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ये कहता हूं कि कुछ देर पहले ट्रेन यहां पर थी, मेरी बात समझना, कुछ देर पहले ट्रेन यहां पर थी, मुझे बताना है कितने टाइम में पार करेगी, तो कुछ देर बाद ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, कुछ देर बाद ट्रेन यहां पहुंचेगी और जब पार करने वाली होगी तो ट्रेन यहां पर होगी। मेरी बात समझना, जब यहां पर होगी और जब ये दोनों यहां पर टच कर रही हैं तो मेरी बात समझ, पार कर रही हैं, इस वक्त जब पार कर रही होगी तब मैं पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, तो आप टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितनी होगी? तो आप बोलेंगे भैया अगर ये d1 है इसकी डिस्टेंस और इस ट्रेन की d2 है तो आप बोलेंगे डिस्टेंस तो हमेशा प्लस ही होगी, डिस्टेंस तो कभी माइनस हो ही नहीं सकती। इसका मतलब दूरी क्या होगी? प्लस होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखें, एक ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार करना चाहती है तो कुछ देर में यहां पहुंचेगी, कुछ देर में यहां पहुंचेगी और जब ये पार कर रही होगी ट्रेन तब इन दोनों के बीच में इतनी दूरी होगी। मुझसे पूछे कि मैक्सिमम दूरी इनके बीच में कितनी है, अधिकतम जुड़ाव कितना है, तब भी आप डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में क्या बोलेंगे? d1 प्लस d2 बोलेंगे। यानी दूरी के साथ आपको कभी दिमाग लगाना ही नहीं है। डिस्टेंस हमेशा और हमेशा प्लस ही होती हैं, लेकिन वेलोसिटी यानी वेग की बात करें तो जब अपोजिट होगी तो प्लस होगी और जब एक ही दिशा में होगी तो माइनस होगी। बस इतना सा दिमाग लगाना है और आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात, ये सारे फॉर्मूले आप तभी लगाते हैं, टाइम बराबर होता है, मुझे टाइम निकालना है कितने टाइम में पार करेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने कहा ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो लगा दिया,
लेकिन डिस्टेंस मुझे पता है हमेशा कितनी होती है, प्लस, यानी 600 प्लस 200, और आपने बोला वेलोसिटी क्या होगी, प्लस यानी 100। इसकी वेलोसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 100, यानी ये निकल कर आएगा मेरा 8 सेकंड, यानी 8 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर बोला था। तो बेटा धर्मेंद्र मैं क्वेश्चन करा दूंगा, अभी ये वाले क्वेश्चन के लिए बस कंसेप्ट बता रहा हूं, आप मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बस कंसेप्ट बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन करूंगा ना मिलने वाला, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कैसे होते हैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे फॉर्मूले टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। टाइम का फॉर्मूला ये तब लगा सकते हैं जब त्वरण ना हो, एक्सीलरेशन ना हो, क्योंकि आप जानते हैं जैसे मैं कहता हूं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जब इसमें a की वैल्यू 0 होगी तभी तो आप s बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिख पाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब इस वाले कंसेप्ट में भी a का मान 0 होगा। a तो 0 नहीं हो सकता, परंतु ये ध्यान रखिए ये वाली वेलोसिटी अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी लगते हैं जब वेग नियत होता है या त्वरण शून्य होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो हमने कहा इतना ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल देता हूं कि 200 मीटर इसकी डिस्टेंस है और मैंने कहा ये 40 की स्पीड से चल रही है और एक पीछे ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड है और इसकी 600 मीटर की ये है, और मुझसे क्वेश्चन पूछा पार करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटा चाल, और फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है, डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है, इसका मतलब हुआ 600 और 200 800, और ये हो जाएगा 800 अपॉन स्पीड की बात करें तो 60 माइनस 40 यानी 20, और 20 की बात करें तो ये निकल कर आएगा 40 सेकेंड, यानी ये एक दूसरे को 40 सेकेंड में पार कर जाएंगे। चलिए अब विपिन, अच्छा विपिन आप तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दिए, चलिए ठीक है देखते हैं। एक बात मेरी समझना, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं विपिन, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मुझे थोड़ा समय देना, ठीक है। क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको, परेशान मत होइए, बट आपको क्वेश्चन मैं सब करा दूंगा। देखिए स्पीड होगी या डिस्टेंस, बेटा ये तो हम टाइम निकाल रहे हैं, स्पीड होगी या डिस्टेंस, स्पीड माइनस होगी या डिस्टेंस, ये समझा नहीं बेटा मैं, गुलशन आपकी बात नहीं समझा, स्पीड माइनस होगी या डिस्टेंस ये नहीं समझ में आया मुझे, क्या कहना चाह रहे हो, स्पीड नेगेटिव होगी या डिस्टेंस ये पूछ रहे हो क्या बेटा? ना स्पीड नेगेटिव होती है ना डिस्टेंस नेगेटिव होता है गुलशन, बेटा कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां, और अदिश राशियां कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ठीक है, मैं बताते जाऊंगा। देखो ऐसी क्वेश्चन पूछा कि भैया एक आदमी है 60 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चल रही है, इसकी लंबाई है 200 मीटर, बताइए इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपने कहा ठीक है जी प्लेटफॉर्म को पार करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, बोला कितना समय लेगी, तो आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला तो एक ही है, और टाइम का फॉर्मूला एक ही है, मतलब टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर मैं दूरी बटा चाल लगाऊं फिर से, तो डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना होगा 200 और 1 किलोमीटर यानी 1200 मीटर, अपॉन स्पीड की बात करूं तो 60, और क्या इसकी कोई स्पीड होती है प्लेटफॉर्म की, नहीं, मतलब सीधे सीधे 60 लगा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये निकल कर आएगा 2 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चंस को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो दो चीजों के मिलने को हम इस प्रकार से करते हैं। कुछ ऐसी ही बात हमारे इस वाले क्वेश्चन में भी हो रही है। इस वाले क्वेश्चन में होने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं कि एक टावर है और टावर से कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई गई है और उसी समय कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी गई है, ऊपर से नीचे फेंकी गई है, तो अगर इसकी 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है, इसकी 40 है, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है 200 मीटर है, क्वेश्चन पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो आप एक बात समझिए, दोनों के एक्सीलरेशन, दोनों के त्वरण तो समान होंगे, क्योंकि इसका भी जी होगा इसका भी माइनस जी होगा, बेटा जी तो जी है, एक्सीलरेशन है, बस इनकी दिशा उल्टी हो गई है, तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का अगर एक्सीलरेशन सेम है, दोनों एक बराबर से बढ़ रही हैं, एक बराबर वेलोसिटी से बढ़ घट रही हैं, तो इनका अगर एक वेग एक बराबर घट रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला लगाऊं तो इस वाले में भी हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालूं तो डिस्टेंस टोटल कितनी है 200, और स्पीड की बात करूं तो ये हो जाएगा 40 माइनस 0 यानी 40, इसका भी आंसर निकल कर आएगा 5
5 सेकंड, यानी इन दोनों का टाइम 5 सेकंड होगा। तो जब भी हम दो चीजों के मिलने की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, मुझे एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस तरीके से मैं वेलोसिटी बता सकता हूं। हाँ निरंजन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, दोनों की दिशाएं उल्टी है निरंजन, तो उनका ए का मान जो नेट निकलेगा वो 0 ही निकलेगा, ठीक है ना। तो ए 0 हो जाएगा तब उस केस में, क्योंकि दोनों एक बराबर से बढ़िया घट रही हैं, तो दोनों एक बराबर से चल रही हैं, है ना। ठीक है, चलो 5 सेकंड हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, वीडियो रुक रहा है तो बेटा नेट की स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, विपिन नाम है इनका, प्लेटफॉर्म नहीं दिया रहे, मीटर नहीं, प्लेटफॉर्म का मीटर नहीं दिया रहे, तो प्लेटफॉर्म का मीटर, अच्छा प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस ना दिए रहे, बेटा प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस अगर नहीं बता के रखेगी तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आपके पास डेटा कम पड़ जाएगा। डायरेक्शन सेम हो तो दोनों की वेलोसिटी माइनस होगी, बेटा रविंसन मैं बता चुका हूं, दोनों को वेग को माइनस करना पड़ेगा। अमृतेश, बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, जल्दी जल्दी कमेंट्स निकल जाते हैं तो मैं क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाता हूं, तो मुझे बता दीजिए एक चीज, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूंगा वेलोसिटी कितनी होगी, किसमें मेरे को पता नहीं चला मेरे को, ठीक है। जीरो कैसे, ए जीरो कैसे, बेटा हम ए जीरो कंसिडर कर रहे हैं, ए जीरो कैसे मैं आपको बताऊं। एक चीज ऊपर से नीचे आती है तो ए बराबर जी होता है, नीचे से होती है तो ए बराबर माइनस जी होता है। इस केस में हम ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं, और ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो जी और जी दोनों एक्सेलरेशन, दोनों माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो हम उनको ए बराबर 0 पुट कर लेते हैं। क्यों, दोनों अपोजिट में है तो उनका नेट एक्सेलरेशन अगर मैं दोनों का ऐड कर दूं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरे का एडिशन कर रहे हैं, तब 0 पुट कर दिया है। प्लेटफॉर्म के बदले मैन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैन होगा तो मैन लगा दीजिए, उसकी वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैन की डिस्टेंस नहीं होगी। जैसे मैं कहूं कि एक 200 मीटर की ट्रेन है और 200 मीटर की ट्रेन 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार, सॉरी एक पोल को पार करना है, खंबे को पार करना है। अगर पोल को पार करना है तो मुझे पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करें 200, पोल की तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं, स्पीड की बात करूं तो पोल की कोई स्पीड होगी नहीं, यानी 60, इसका आंसर निकल कर आएगा 20 सेकंड, सॉरी ये तो कट ही रहा, ठीक है कोई बात नहीं, 20/6 सेकंड्स। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रेन वाला कंसेप्ट रियल में भी लागू होता है क्या, प्रैक्टिकल हम करना चाहें तो। प्रैक्टिकल की बात करें तो बेटा प्रैक्टिकल में नहीं कर पाओगे प्रीतम, प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एयर फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हमारी निकल कर आ जाएंगी, ऐसा नहीं है, बट हाँ बहुत हद तक ये चीजें सेम होती हैं, ठीक है। चलिए डाउट के लिए मैं आपका चैनल बना दूंगा, उसके मैं बना दूंगा, बहुत जल्दी करता हूं काम। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट, क्या पूछे हैं अंकित, इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा आपने एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है, मैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, फाइंड प्रोजेक्शन। बेटा ये तो बहुत आसान है प्रोजेक्शन, आप क्या करो, इनिशियल वेलोसिटी को u को बराबर रख दो, दोनों को u बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी 1/2 रखना है, ठीक है। तो 60 डिग्री का होगा अंकित, इसमें कौन सा दिक्कत है, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 पे 30 डिग्री आधा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अंकित 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अरिहंत का क्वेश्चन कराइए, अरिहंत बेटा क्वेश्चंस तो अब हम कराएंगे, बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज हमें अब सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट करना है, अब आपका भी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा क्वेश्चंस कीजिए, डाउट्स को हम लेते रहेंगे, बट फिर भी क्वेश्चंस को हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से लेते रहेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी है जो भाग रहा है, यहां पर लेट अस सपोज, कितना लिखा था आपने यार, एक आदमी भाग रहा है मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर से, तो कितने से भाग रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से। और एक सेकंड दीजिएगा मुझे, क्वेश्चंस को जरा, क्वेश्चन को देखने दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछे हैं आप, जरा आपके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्षा की बूंदे टकराएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है वो 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और वर्टिकली स्पीड जो है वो आपकी ये है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वर्टिकल स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि कितनी वेलोसिटी से रेन ड्रॉप्स उस आदमी से टकरा रही हैं। अच्छा कितनी वेलोसिटी से, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, 5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। विपिन आप क्या कर रहे हो भाई, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, यही तो बोल रहे हैं ना कि एक आदमी है 3 की स्पीड से भाग रहा है, और वर्टिकल स्पीड कितनी दे रखी, 4, मुझे टकराने की स्पीड बतानी है रेन ड्रॉप्स की, तो आंसर आ जाएगा 5।
बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पर आते हैं, आज के टॉपिक पर तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस को भी हमें थोड़ा सा देखना है बेटा, आप लोग करते रहिए प्रैक्टिस, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूं हमेशा। आपके डाउट्स के लिए चैनल वैनल बना दूंगा, तो आप लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन डालते रहिए, मैं आपको करता रहूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बेटा मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए आप, है ना। चलो आज के अगर मैं टॉपिक की बात करें तो कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कल ग्राफ्स पे टॉपिक छोड़ा था। ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ्स बहुत हद तक अगर मैं बात करूं तो ग्राफ्स में एक बहुत छोटी सी चीज है। ग्राफ्स के केस में हमने ये बोला था कि एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट आती है और वाई एक्सिस पर यानी वाई अक्ष पर डिपेंडेंट आती है, सॉरी जो भी है। तो इन सभी केसेस को अगर मैं एक तरफ से लेकर चलूं तो जरा जाने कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इनको बता सकते हैं, ध्यान से देखना। चलो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आऊं तो मेरी बात समझना। एक होता है कंसेप्ट, मुझसे यह कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। कल एक चीज मेरे से बंदा कह रहा था कि कोई चीज कब से टकराएगी तो कितना होगा, तो मैंने कहा कि किस तरीके से। विपिन बेटा डायरेक्शन अब आप निकाल सकते हो, मैंने डायरेक्शन बना दी थी, डायरेक्शन हो जाएगी मेरे ख्याल से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है। ठीक है पवन, कर दूंगा मैं रिप्लाई, डोंट वरी। तो अब मुझसे क्वेश्चन पूछा, एक ग्राफ बना के दे दिया, मुझसे पूछा कि बताइए इस ग्राफ का क्या आंसर होगा। तो अब एक बात समझिए, ऐसे सारे ग्राफ, ये सारे ग्राफ एनडीए में क्वेश्चन दे रखा है, पाथफाइंडर की किताब में ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, मुझे आई डोंट नो कि ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे और मुझसे पूछा गया होगा कि बताइए इन ग्राफ्स का मतलब क्या है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया इन ग्राफ्स के मतलब क्या है, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ तो पॉसिबल है, मेरे से ऐसे ही कोई ग्राफ दे दिया, मुझसे बोला कि भाई बताइए ये ग्राफ सारे के सारे क्या है। आपने बोला ठीक है जी, क्या ये सभी ग्राफ पॉसिबल है या ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो देखो एक बहुत छोटी सी बात है, ग्राफ्स की बात करें, किसी भी बिंदु पर एक बात समझिए, अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और अगर मैं कहता हूं कि किसी बिंदु पर किसी टाइम पर अगर मैं बात करूं तो किसी टाइम कोऑर्डिनेट पर अगर मैं कहता हूं कि कोई पार्टिकल कुछ मीटर चलता है, तो अगर ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं कहता हूं कि वो 5 मीटर चलता है, तो क्या वो उस पॉइंट पर -5 मीटर भी होगा क्या। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप समझ के देखिए, कोई भी एक पॉइंट पर दो जगह विस्थापन कैसे हो सकता है। मैं कहूं कि एक आदमी है, वो एक आदमी मुखर्जी नगर में भी है और इंदिरा विहार में भी है, भैया ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एक बार पर एक बिंदु एक वस्तु एक ही जगह पर तो हो सकती है, इसका मतलब ये ऐसा कोई चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। सेम केस की बात करें, अगर मैं बोलूं कि टाइम बराबर 5 सेकंड हो रहा है, तो 5 सेकंड पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला भी पॉइंट आएगा, और 5 सेकंड पे बात करूं तो ये वाला भी पॉइंट आएगा। और आप कहें कि भैया आपका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर भी है और आपका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर भी है, भैया ऐसा कैसे संभव है कि एक पॉइंट पर दो विस्थापन हो जाएंगे। तो ऐसा तो कोई चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसकी बात करें तो अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन बना दिए तो इसमें भी सेम केस बनेगा। एक पॉइंट पर कभी भी दो चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, दो डिस्प्लेसमेंट दो विस्थापन संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कोई भी ग्राफ जो अपनी जगह पर वापस लौट आता है, ऐसा कोई ग्राफ संभव नहीं होता। तो इस तरीके से हम इन ग्राफ्स को भी समझ सकते हैं। चलो एक चीज और देखते हैं। एक ग्राफ बोला गया मुझसे बोला गया कि भाई एक ग्राफ है, क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी वस्तु को इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए और वह नीचे आ जाए, अगर किसी वस्तु को सीधा ऊपर फेंका जाए, क्वेश्चन यह है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए और वो दोबारा से नीचे आ जाए, तो बताइए उसका ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए हम बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ को मेरी बात समझना बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अब मेरी बात समझना, मुझे ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में जितनी भी चीजें ड्रॉ करूंगा वो सब वेलोसिटी होगा यानी वेग होगा। वेलोसिटी की बात करें तो जब आपको जानते हैं, जब कोई चीज आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी v होती है, और आप जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, -v होगा।
देखो भाई, ये मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था कि वेलोसिटी वेक्टर है, सदिश है, तो सदिशों में दिशा को लेना बहुत जरूरी है, दिशा को लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब अगर चीज मैं ऊपर v पॉजिटिव लिखूंगा तो v नीचे क्या लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। मतलब अगर एक ग्राफ पॉजिटिव ग्राफ का बनेगा तो दूसरा नेगेटिव का बनेगा। तो हमने कहा पहला ग्राफ क्या है, v पॉजिटिव का। v पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि पहले वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, या पहले वेलोसिटी, आपने बोला वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे समझूं तो मेरी एक बात समझना ना कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ये माइनस भी होगा तो ये प्लस भी होगा, एक ही बात है। अगर ऊपर की तरफ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऊपर जाता जाऊंगा तो बॉडी की वेलोसिटी जो होगी, वेग जो होगा वो कम होता चला जाएगा, वेलोसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, फिर वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर से रुकेगी और फिर क्या होगी, नीचे पर फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देगी, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मेरी बात समझना, अगर मैं ये कहता हूं कि इस ग्राफ में कोई वस्तु जीरो से चलना स्टार्ट करती है और ये मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, यहां पर टाइम बराबर जीरो है, लेकिन उस वक्त वेलोसिटी तो, वेग तो मैक्सिमम होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्टिंग में इस तरीके से जाएगी, माइनस भी मान लेते हैं, नेगेटिव का ग्राफ है ये, नेगेटिव का ग्राफ है, यानी थीटा क्या है, नेगेटिव है। लेकिन आप देखेंगे टाइम के जैसे जैसे जाते जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ना स्टार्ट करेगी, मतलब फिर से ऐसे हो जाएगी। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, अगर मैं कहूं तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, किसी वस्तु को सीधा ऊपर फेंका जाए और वो सीधा नीचे आ जाए। ठीक है, डायरेक्शनल ग्राफ है बेटा, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है तो स्पीड में ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, नहीं बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो बेटा सिर्फ एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, इस चीज में कोई वो नहीं है। वेलोसिटी का बढ़ना ही एक्सेलरेशन कराता है, पर वेलोसिटी के बढ़ने का एक्सेलरेशन बढ़ना होगा ये कोई जरूरी नहीं है। गहराई में जाने पर वेलोसिटी क्या होगा, गहराई में जाने पर वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा, उल्टा जाने लग जाएंगे आप, जहां से भी आप नापते हैं। वेलोसिटी नेगेटिव आप तब लिखते हैं जब आप अपनी लोकेशन से वापस लौट आते हैं, नेगेटिव हो जाएगी। फिर से बता दूं, अच्छा तो अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो एक बात समझना, ऊपर फेंकेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो अगर घटती जाएगी इसका मतलब वेलोसिटी घटेगी और फिर क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर जाने पर। तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी घटती जाती है, फिर रुकती है और फिर क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की बात करें तो सबसे पहले घटती जाएगी वेलोसिटी, फिर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी एनडीए की बुक से सॉल्व करने होंगे। एनडीए के ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर भी आप कोई क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है ना। पानी में वेलोसिटी कितना होगा राहुल, ये अभी पानी में वेलोसिटी कौन सा पूछ लिया आपने यार, पानी में वेलोसिटी कैसे क्यों निकाल रहे हो आप, मेरे समझा नहीं। कितना होगा ये भी क्यों निकाल रहे हो, मैं समझा नहीं, पानी में वेलोसिटी। चलो ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, नोट्स आपको कब मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा बेटा, मैं बोला ना आपको कल परसों नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय अमित। तो बहुत छोटी सी चीज हमने समझी कि ग्राफ में ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे आप बात समझना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैंने कहा एक ग्राफ बना हुआ है इस प्रकार से, और मुझसे बोला गया कि बताइए, एक ग्राफ ये बना हुआ है और मुझसे बोला गया कि ये ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ है, और इसका मतलब है ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब मेरा मतलब समझना इन दोनों ग्राफ्स का क्या कहता है। अगर ऐसे कभी ग्राफ बनकर आते हो, मुझसे इसमें पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बताइए, यानी आपको इस ग्राफ में बताना है कि विस्थापन क्या होगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। और इसमें बात करूं तो मुझसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी, के वेग क्या निकल कर आएगा, यानी वेलोसिटी यानी वेग कितना होगा। अगर मैं इन दोनों को बता रहा हूं तो आपका अगर दिमाग चलता है तो आप ये समझोगे कि भैया v और t के बीच में ग्राफ तो a बताता है, और अगर a बताता है तो मुझसे तो पूछा है विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन कैसे बताऊंगा। वो सारे ग्राफ समझना, वो सारे ग्राफ एरिया अंडर, यानी क्षेत्रफल, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है। एक अच्छा याद करने का सिंपल सा तरीका, आप बोलोगे कैसे याद करेंगे सर, देखो याद ऐसे रखो, वेलोसिटी से पहले क्या आता है तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये समझ लेना कि इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या बताएगा, आपने बोला विस्थापन बताएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बताएगा, विस्थापन बताएगा। ऐसे ही
आप बोले भैया एक्सीलरेशन से पहले क्या आता है, त्वरण से पहले क्या आता है, तो आप बोलेंगे वेग आता है। इसका मतलब ए और टी के बीच का एरिया क्या बताएगा, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या बताता है, तो आप बोलेंगे ये ग्राफ मुझे बताता है वेलोसिटी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी किताब में डाल रखे हैं। एनडी की किताब में एक क्वेश्चन बना हुआ है इस प्रकार का, और मुझसे पूछा है ये ग्राफ क्या बता रहा है, ऐसे बोल रखा है ये v और t है, और मुझसे पूछ रहा है क्या बता रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, v और t ग्राफ है तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो मतलब ये ग्राफ का एरिया क्या बता रहा है, विस्थापन। आपको इतना सा टिक करना है, पाथफाइंडर की बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कश्यप, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर थीटा का मान कितना होगा। मैंने बता चुका हूं बेटा, थीटा का मान आप वीडियो देखें, थीटा का मान आधा होता है। मैं बता चुका हूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। जब वेलोसिटी की बात करी मैंने आपको वेलोसिटी बता दी कि वेलोसिटी आधी हो जाती है, सब बता चुका हूं मैं बेटा। तो आप जरा देखो उस चीज को, है ना। एरिया मींस बेटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो आपने ना एरिया, जैसे मैंने कहा इसका एरिया कितना होगा, तो अगर मैं इस एरिया को निकाल लेता हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और इसका एरिया कितना होगा तो उस चीज को हम बताएं तो वेलोसिटी बताएगा। और इस तरीके से हम इन चीजों को बता सकते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल। अभी आप ध्यान से समझना, मैं इन चीजों को आपको समझा दूंगा। एरिया पे भी आ रहा हूं, जरा देखते हैं। अगर मैं इन ग्राफ्स को प्लॉट कर रहा हूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा क्या इसका आंसर है। मैं फिर आपको एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इफ, आपको थोड़ा ग्राफ, बड़ा ग्राफ बना दूं। क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ क्वेश्चंस को करते चलिए। आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। आप बिल्कुल बेटा, मैंने मोमेंटम वगैरह सारी चीजें बताई हैं, विपिन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बताई है, मोमेंटम भी बताया है। वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन नहीं बताता बेटा, वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन बताता है पर उसका एरिया एक्सेलरेशन नहीं बताता, क्षेत्रफल एक्सेलरेशन नहीं बताता। ठीक है ना, आप समझे नहीं, है ना। हिमांशु बताया था ना, वीटी ग्राफ बताता एक्सेलरेशन है, परंतु वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। इस चीज को मैं बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट फोर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स अभी आया नहीं है बेटा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। आप एफ बाय एस करके देख लीजिए किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, बट आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो गलत पूछ रहे हैं। आपको पूछना चाहिए था कि एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या बताता है, तब उसका आंसर आपको वर्क लिखना चाहिए था, कार्य लिखना चाहिए था। आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, आपको उसमें लिखना चाहिए था एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। आपने मुझसे पूछा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रखा है। ठीक है, हाँ बता रखी है ये सारी चीजें ना। चलो देखो, अब मेरी बात समझना, ये ग्राफ है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ग्राफ का आंसर क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, आई होप कि आपको इसका आंसर आना चाहिए। ये जीरो है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। मुझसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट कि विस्थापन कितना होगा। जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, इसका आंसर कितना होगा। जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, ये हो जाएगा 10, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 30, ये दे रखा है आपको 10, ये दे रखा है 20। आप जल्दी से मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, विस्थापन कितना निकल कर आएगा। जल्दी करें, आंसर बताएं। हाँ सतीश, तब तक मैं डाउट देख लेता हूं आप लोगों के क्या है। सतीश प्लीज संडे को 3 आवर की क्लास ले लेना, यूनिट एग्जैक्टली। नरेंद्र, संडे को मैं क्लास लेने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। अगर संडे नहीं हुई तो सैटरडे को मैं यूनिट एंड डायमेंशन की सारी क्लास ले लूंगा, जिसमें 3 घंटे में खत्म करा दूंगा। ठीक, चलो ठीक है बेटा, वर्क ठीक है। दीपक, सतीश, निरंजन, नेक्स्ट। चलो सर, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन थीटा कितना होगा। बेटा मैंने कश्यप बताया है, वीडियो देखिए। एक्सेलरेशन पर थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू हाफ लिखवाई है, थीटा निकाल सकते हो, मैंने फॉर्मूले भी लिखवाए हैं आपको, जरा देखो तो सही। वेलोसिटी दे रखी है तो एक्सेलरेशन निकालने में क्या प्रॉब्लम है भाई। क्लास टाइम यही रखना, देखते हैं क्लास कितना होगा। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन करो फिर देखते हैं। चलो आप लोग एक काम कर सकते हो, मैंने आप लोगों को वैसे डाउट का अगर आपको बोला है कि टेलीग्राम में भी बना दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट्स आते हैं किसी जगह पर तो आप डाउट्स में मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं कुछ डाउट्स को डेली क्लास स्टार्ट होने से पहले ले लिया करूंगा, जो भी मेरे को डाउट्स लगेंगे जो अच्छे हैं, जो इससे रिलेटेड है आपके टॉपिक से। पर टॉपिक प्लीज वही रखिएगा जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ाते जाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है ना, चलो
अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो मेरे लिए एक डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कितना होगा, तो देखना मुझे ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी हिंदी वालों के लिए वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, तो मुझे पता है विस्थापन बताता है। तो मुझे पता है एरिया 1। कुछ लोगों के आंसर कुछ अजीबो गरीब आ रहे हैं, अजीबो गरीब आंसर्स के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 250 भी बता रहा है, कोई 400 भी बता रहा है। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, जरा देखते हैं। एरिया अंडर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस एग्जैक्टली गौरव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मुझे पता चल जाता है बेटा कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हो मुझे पता है वो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, और होगा तो किस बुक में होगा, इतना मुझे पता रहता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप कहां से पूछते हो मुझे पता रहते हैं, ठीक है। आंसर इज 190। ओके चलो देखते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप एक बात समझना, ये फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लिखना जानता हूं। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की बात करें आधार, तो आधार दे रखा है 10, कैसे निकाला, 10 माइनस 0 कितना होगा 10, और इंटू हाइट, हाइट कितना होगी, तो आप लिखेंगे हाइट कितनी होगी 10 मीटर। इसमें मत कर देना 10 माइनस 10, बेटा ये वेलोसिटी का है, ये टाइम का है, दोनों माइनस नहीं हो सकते, तो ये कितना है 10। प्लस इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, या बोलेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर का कितना एरिया होगा एल इंटू बी। एल इंटू बी की बात करें 10 इंटू 10, ये निकल कर आएगा 10 ऐसे में 10 ऐसे में। और मेरा एक और बचा, इसको हम बोलेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा मेरा 10, और 10 इंटू 20। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। इसका आंसर निकालूंगा तो ये निकल कर आएगा 50 प्लस 100 प्लस ये निकल कर आएगा आपका 20 + 200, 200 का 100, और इसकी आंसर निकल कर आएगा 250। तो जिन्होंने आंसर निकाला है मेरे ख्याल से आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला होगा, इसका आंसर 250 है। कुछ लोगों ने 400 निकाला तो आपने गलती की थी। अगर आपको ये बात समझ में आई है मेरी, ठीक है, थैंक यू हिमांशु, बिल्कुल आपका आंसर सही है, आपने इसका आंसर जरूर निकाला होगा मुझे लगता है। अगर आप लोग को ये बात समझ में आई है तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका आंसर आप दें, इसका आंसर आप जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, आपको इसके बताना है। एक ग्राफ दे रखा है आपको इस तरीके से, टाइम का कोऑर्डिनेट है ये वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट है। जल्दी से मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं ताकि, ठीक है विष्णुकांत रिपीट, बेटा एरिया निकालना था सबके एरिया, ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होते हैं, और स्क्वायर का तो आपको पता ही है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाँ आपका भी सही अंकित, शिवम बिल्कुल, विष्णुकांत ठीक है। सर जी खत्म करो काइनेमेटिक्स, आज खत्म हो जाएगी बेटा काइनेमेटिक्स, डोंट वरी, आज मैं खत्म कर दूंगा। चलो तो हमने ये कहा कि एक चीज निकल रखी है 0, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है आपका 10, ये दे रखा है 15, और ये दे रखा है आपको 25। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। आपको बताना है कि इसका दूरी और विस्थापन कितना होगा, दूरी और विस्थापन कितना होगा, आपको बताना है दूरी और विस्थापन कितना होगा। इस चीज को जल्दी से कर दो, फिर काइनेमेटिक्स खत्म ही करना चाहता हूं मैं, तो आप लोगों की डाउट्स खत्म नहीं होने देते। चलिए चलो भाई हो गया। ऐसी कोई भी चीज जो इस चैप्टर से अंतर्गत नहीं थी या जुड़ी हुई नहीं थी, मैंने और सारी चीजें करा दी हैं। ऐसा कोई होना नहीं चाहिए जिसका पेपर किसी भी हालत में किसी भी तरीके से रुक जाए, ठीक है। सर मेरा डिफेंस नॉन टेक आपने एक्टिवेट नहीं करवाया, विपिन मुझे तो नहीं पता चलता कि कैसे एक्टिवेट कराना है, आप लोग एक बार कैरीवेल पे फोन करके जरूर पता कर लें, वो लोग एक्टिवेट करा सकते हैं ना, ठीक है। चलो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन क्या है। लगातार क्लास करने में प्रॉब्लम होती है सर, ओके एमडी, प्रॉब्लम होती है क्लास लगातार करने में। आपको एक काम करिएगा, आप लोग जिन लोगों को क्लासेस में रेगुलर मतलब लगातार क्लास होने में प्रॉब्लम होती है, आप एक बार नीरज सर को ये चीज कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बात जरूर की थी आप लोगों की, बट उन्होंने कहा कि क्लास का शेड्यूल इस तरीके से लगा हुआ है, तो आप एक बार नीरज सर को कंफर्म कर देना, तो नीरज सर एक बार करवा देंगे क्लास का टाइम चेंज ना, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाला है कुछ लोगों ने, डिस्टेंस निकाला है 50 मीटर, ओके, और डिस्प्लेसमेंट निकाला है 200 मीटर। सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। देखो दूरी बहुत छोटी सी चीज है, क्या ये ग्राफ वास्तविकता में माइनस में भी जा रहा है, माइनस में विस्थापन माइनस में हो सकता है, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट माइनस में होने का मतलब है कि वही चीज दोबारा अपने पे आ गई। जैसे मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी 10 मीटर आगे गया तो अगर वो वापस लौट कर आया तो कितना होगा, तो आप लिखेंगे -10 मीटर। इसका मतलब यह हुआ
कि किसी भी चीज का ग्राफ का माइनस में होने ये मतलब है कि वो चीज वापस आ रही है। तो ये ग्राफ वास्तविकता में कैसा ग्राफ है? जो ग्राफ पॉजिटिव में बना हुआ है उसका मतलब है कि वो आगे अगली वाली दिशा को दर्शा रहा है, और माइनस का अर्थ है कि वो पीछे की दिशा को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो आगे जा रहे हैं, ये किस में जा रहा है? माइनस में, यानी पीछे जा रहे हैं। अब मेरी बात समझना, एक आदमी 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे गया और फिर से 10 मीटर आगे गया। आपने कहा दूरी कितना हुआ? तो डिस्टेंस की बात करो तो 10, 5 15 और 15 और 10 25 निकालेंगे। लेकिन जब विस्थापन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो हम इस वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी 10 तो आगे गया था लेकिन 5 तो आप पीछे आ गया, तो मतलब पीछे आ गया। आप कितना रह गए? 5, और 5 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 15। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, विस्थापन, तो पीछे आने वाला तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे ऐसा माइनस करना पड़ेगा तो दूरी में तो सब कुछ प्लस होता है, कैसे भी आगे पीछे जाए। इसका मतलब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तीनों का प्लस होगा, और प्लस होगा तो इसका डिस्टेंस का बात करूं तो इसमें एरिया कितना होगा? इसका 10 इंटू 10 प्लस इसका एरिया कितना होगा? तो आप बोलेंगे 10 इंटू 5 प्लस आप बोले इसका एरिया कितना होगा? तो आप बोलेंगे 10 इंटू 10। इसकी बात करें तो ये निकल कर आएगा 250 मीटर। डिस्टेंस आपका 250 मीटर निकल कर आएगा। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में पीछे आने वाला तो प्लस नहीं होगा ना, ये तो पीछे आने वाला है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाना पड़ेगा तो जो पॉजिटिव वाले हैं उनको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 10। और इसकी बात करें तो ये निकल कर आएगा आपका 150 मीटर। इस तरीके से हमें दूरी और विस्थापन निकालना पड़ेगा। ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई हो। तो इस तरीके से हम एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से निकल कर आएगा। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हैं इन चीजों में, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। काइनेमेटिक्स टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, और मैं चाहता हूं कि काइनेमेटिक्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसमें आपको कोई भी तकलीफ हो। तो आप हर एक क्वेश्चन को इसमें जरूर कीजिएगा। जो भी आप किताबें फॉलो करते हैं उन किताबों को जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ लेकर घर में सॉल्व कीजिएगा, और जो भी डाउट्स निकलते हैं उन पीडीएफ में डाउट्स को आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा। उन क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैं एक दिन नोट्स में ले लूंगा आपके। ये कैरियर आप वाले भरे हैं क्या? ठीक है, कंप्लीट, ओके, ठीक है। जो भी आपकी किताबें हैं आप पे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब 99% क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं, आपके क्वेश्चन बन ही जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। सुनते ही नहीं है कैरियर वाले। अरे अच्छा ठीक है सर, मेरा सही है, ठीक है, राइटिंग रॉन्ग हुई, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जो भी गलती हुई है। ये सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, आप एक टॉपिक क्लियर कर रहे हो। देखो बच्चे, मैं यही जानता हूं कि जो भी पढ़ो बहुत अच्छा पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से मैं बहुत दूरी पर हूं, और मैं जानता हूं आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। यानी आप में भी हो सकता है कि कुछ लोग ना एक्सपेंसेस दे पा रहे हो, इतना खर्चा ना दे पा रहे हो, आना जाना बहुत चीजें हैं। मैं नहीं चाहता कि यहां पर रहते हुए किसी भी चीज में ऑनलाइन के लोगों के मन में बहुत गलत धारणा है ऑनलाइन में, कि ऑनलाइन में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बट मुझे नहीं लगता, ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और मैं चाहता भी हूं कि ऐसी कोई भी चीज ना हो जो आपके कहीं से भी कोई भी चीज छूट जाए। मैं आपके हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ। सर जी बुक की जरूरत में पीडीएफ रहना क्यों सर? बुक ठीक है भाई, मैं नहीं चाहूंगा कि आपको बुक की फॉलो करने की आवश्यकता पड़े, मैं आपको पीडीएफ देता रहूंगा टाइम टू टाइम। बुक रेफर कर दो। बुक हिंदी मीडियम वाले ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले एसके की बुक पढ़ सकते हैं, प्लस 11th और 12th की बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करना है। न्यू टॉपिक क्या है? अच्छा, नया टॉपिक की बात कर रहे हैं। चलिए, नया टॉपिक का नाम है, इसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब होता है गति के नियम। लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। अरे सब नहीं करना है हिमांशु 11th-12th में सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही देखना है हर एक चैप्टर के, और कुछ भी नहीं करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक एक दो लाइन वाले क्वेश्चंस ही करने हैं, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। चलो, गति के नियम। थैंक यू भाई, थैंक यू कश्यप। चलो, लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। अच्छा, एक बात समझना, अभी तक हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यानी गतिमान विज्ञान। काइनेमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी टॉपिक में आपने ना ही मास यानी द्रव्यमान नाम की चीज देखी होगी, ना ही आपने फोर्स यानी बल नाम की चीज देखी होगी। आपने ये दोनों चीजें कहीं पर भी नहीं देखी हैं।
अगर आपने ये दोनों चीजें कहीं पर भी नहीं देखी हैं तो मास और फोर्स भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे। मैंने कहा एक कार है और कार जा रही है यहां से मुंबई 50 मीटर पर सेकंड से, तो क्या कार में वजन बढ़ा दूंगा तो क्या स्पीड कम ज्यादा होगी? क्या बिल्कुल हो सकती है, स्पीड पे फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी फर्क पड़ेगा वजन बढ़ाने या घटाने से, पर वो चीज हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। क्यों? हमने फॉर्मूले पढ़े हैं v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इन सभी इक्वेशन में कहीं पर भी मास और फोर्स नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्पीड या वेलोसिटी पर द्रव्यमान और बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इनसे कैसे प्रॉब्लम होगी। अच्छा ठीक है, चलो विपिन 11-12 की किताबें नहीं है तो मैं करा रहा हूं, कोई बात नहीं। चल, तो हमारा इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम किस चीज की पढ़ाई करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है तो आपको समझ लीजिए हम पढ़ेंगे बलों के बारे में कि आखिर बल होते क्या हैं, फोर्स होते क्या हैं, फोर्स कैसे लगते हैं, कहां कहां लगते हैं, कितने टाइप के फोर्स लगते हैं, कितने टाइप के बल होते हैं, इन्हीं सब की चर्चा करेंगे। डेली लाइफ में बहुत सारे बल देखते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो इस साल भी क्वेश्चंस आए थे कुछ, जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था कि पेपर में कि अगर मैं दो चीजों को चिपका के रख दूं, ग्लास को चिपका के रख दूं, कांच को चिपका के रख दूं और छोड़ दूं तो दोनों कांच अलग हो जाते हैं। अगर इन दोनों के बीच में पानी आ जाए और फिर कांच को चिपका दूं तो ये कांच अलग नहीं होते, कारण क्या होगा? तो इसका आपको आंसर एडेसिव फोर्स लगाना था, असंजक बल। पानी एक असंजक बल यानी एडेसिव फोर्स की तरह एक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे बलों से रिलेटेड इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और उन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, इनकी हम बात करेंगे। सर फिजिक्स की अब 2 क्लास होंगी, हो सकती है अखंड, मेरे ख्याल से 2 क्लास भी हो सकती है, कोई अचंबा मत मरिए, हो सकता है कि एक दिन में 2-2 क्लासेस हो जाए। फिजिक्स को जल्दी करवाना भी है सिलेबस को ना, तो थोड़ा सा इसलिए। चलो विपिन, रही बात सिलेबस की, तो देखो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई मंगल ग्रह से पेपर नहीं बनता, पेपर बनेगा यहीं से, और पेपर बनेगा 11th और 12th से। तो आप अपने 11th और 12th को अगर जितना अच्छा कर सकते हैं कर लीजिए। अब अगर आप IIT JEE की भी तैयारी करते हैं तो IIT JEE का पेपर भी इसी किताब 11th और 12th से बनता है। अगर इसके बाद भी अगर पेपर नहीं बना पाते हैं, अगर आप नहीं कर पा सकते हैं, मतलब आपने तैयारी ढंग से नहीं की है, सीधी सी बात है। और मैं नहीं चाहता कि कहीं अभी आपकी इस चीज प्रॉब्लम हो। जितना कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 क्लास 3, हम तो हर दिन 2 क्लास देने की भी कोशिश कर रहे हैं, हर रोज क्लास देने की कोशिश। हम लोग तो ये चाहते हैं कि आप लोग को बस सिलेक्शन हो। हाँ 2 क्लास हो सकती है फिजिक्स की बेटा, हिमांशु कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है 2 क्लास। चलो अब हम टॉपिक पे पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर से पढ़ेंगे। चलो पहली बात ये निकल कर आती है लॉज ऑफ मोशन में कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए मैं आपको ये टॉपिक बहुत बड़ा कराऊंगा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर कराऊंगा तो आप समझ लीजिए। पहली चीज मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर कि फोर्स नाम की चीज, बल नाम की चीज क्या होती है। दूसरा, फोर्स के अलावा कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो जरा हम देखेंगे फोर्स के अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हम इसके बाद फोर्स के बाद पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति के नियम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे हम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन के नियम के बाद हम पढ़ेंगे, इसका नाम होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब होता है बेटा घर्षण, तो हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन के बाद हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वृत्तीय गति क्या होता है, कौन कौन से बल लगते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन के बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद इस सर्कुलर मोशन के बाद अगला टॉपिक होगा, इसको हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है घूर्णन गति, और हम ये जानेंगे कि घूर्णन गति में हम किन किन चीजों को फॉलो करेंगे। घूर्णन गति, इस वाले टॉपिक से थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। रोटेशनल मोशन के बाद अगला टॉपिक जो हम लेकर आएंगे, इसका नाम होगा कॉलिजन। कॉलिजन मतलब होता है टक्कर, और इतने टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस पूरे के पूरे सिलेबस में। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये सभी चीजें हम करा के चलेंगे। फोर्स भी होगा, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और कॉलिजन, इन सभी चीजों को हम चीज करेंगे। बेटा टेंशन भी है, बिल्कुल टेंशन भी है, हाँ बिल्कुल टेंशन बेटा, टेंशन एक तरह का फोर्स ही है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे अभी, है ना। फोर्सेस के बारे में जानेंगे, फोर्स तो हम पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल सब कुछ है इसमें।
तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स कहां से इसमें स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा फोर्स। तो हम फोर्स से ही बात करते हैं कि फोर्स आखिर होते क्या है और फोर्स से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टॉपिक क्या क्या बनते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, इन सब चीजों की बात हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से। चलो फोर्स, पहली बात है बल। फोर्स मतलब होता है बल। अगर मैं फोर्स के बारे में बात करें, बल के बारे में बात करें, तो बल होता क्या है? बल का मतलब कभी भी, फोर्स का मतलब यह नहीं है कि कोई चीज खिसकी जाए। जैसे मैं कहूं कि मैं दीवार को अगर धक्का देता हूं, तो अगर आप दीवार को धक्का देंगे तो दीवार का धक्का देने का मतलब यह नहीं कि दीवार खिसक के उस साइड चली गई। दीवार नहीं खिसकी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आपने बल नहीं लगाया। फोर्स का मतलब होता है किसी चीज की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करना। यानी अगर कोई चीज रुकी है तो उसको चलाने का प्रयास करना, और कोई चीज चल रही है तो उसको रोकने का प्रयास करना। प्रयास करना, अगर आप प्रयास भी करते हैं, चीज खिसके या ना खिसके वो बात अलग है, लेकिन उस चीज को भी हम बल यानी फोर्स ही कहकर चलेंगे। एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन, 6वीं क्लास की डेफिनेशन से लेकर आते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज को खींचना, पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। यानी किसी चीज को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। अब पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। एनडीए ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट होगा? बेटा एनडीए ऑफलाइन बैच मेरे ख्याल से 10 दिन के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन बैच ना, तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। रोटेशनल बेसिस से बेटा न्यूमेरिकल नहीं बनता, रोटेशनल से लेकिन कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे 2017 में एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्कुलर, जो आपकी डिस्क होती है, उसका पूछा था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर रोटेशनल से आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, पर डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ऐसे पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है। चलो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस, बेटा कश्यप मैंने कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं ज्यादातर, पर फिर भी मैं आपको शीट दूंगा, आप शीट के क्वेश्चंस लगाइएगा। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन लगने चाहिए, लेकिन अगर कहीं दिक्कत होगी तो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है ना, उन क्वेश्चन को मैं एक बार डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है। किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना, किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। तो ये हम जानते हैं। किसी भी चीज को, जैसे दरवाजा है, दरवाजे को अगर मैं खींचता हूं या फिर दरवाजे को धक्का देता हूं तो मैं क्या लगाता हूं? फोर्स लगाता हूं। तो फोर्स इज अ पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। जरा हम इस चीज की बात करते हैं। फोर्स के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, हम फोर्स होगा क्या इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और सेकंड बात करें फोर्स के बारे में, तो फोर्स की यूनिट्स की बात करते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स यानी इकाइयां। इसको दो तरीके से हम देखते हैं, इसको हम दो तरीके से देखते हैं, मेरी बात समझना, दो तरीके से देखते हैं। यूनिट्स दो पढ़ते हैं। एक यूनिट को कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट मतलब होता है ऐसी इकाइयां जो हमारी निर्धारित हैं पहले से, जो फंडामेंटल में है, मौलिक राशियों में आती हैं। उन एब्सोल्यूट इकाइयों की बात करें तो दो यूनिट्स हमारे पास आती हैं। एक होती है न्यूटन और एक होती है डाइन। दो यूनिट का हम पालन करते हैं। न्यूटन एक एसआई यूनिट है और डाइन एक सीजीएस यूनिट है। ये आप जानते होंगे एसआई और सीजीएस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी बात कर रहे हैं। दूसरी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल का मतलब होता है गुरुत्व इकाइयां होती हैं। गुरुत्व इकाइयां का मतलब होता है, आपने शायद पढ़ा हो गुरुत्व इकाइयों का मतलब। गुरुत्व इकाइयों का मतलब होता है, इसको हम लिखेंगे किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स, हिंदी में लिख देता हूं इसको किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम बल। और अगली इकाई की बात करें तो अगली इकाई होती है, इसको बोलते हैं ग्राम फोर्स। इस किलोग्राम फोर्स को हम एमकेएस इकाई भी कहते हैं। तो हमारे पास चार इकाइयां आ गई हैं इसकी। न्यूटन होती है, डाइन होती है, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। इन सब के मतलब बता देता हूं। ल्यूसेंट की बुक में इसका मतलब पूछा है कि केजीएफ का मतलब क्या होता है, तो मतलब बता देता हूं क्या होती है। बेटा अर्ग नहीं होती मोहित, बेटा अर्ग जो होती है वो एनर्जी की, ऊर्जा की इकाई है। तो आप गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग भी आपकी गलत है, ईआरजी होती है अर्ग। तो हमने कहा न्यूटन और डाइन, इनके बीच में रिलेशन की बात करें तो हमें पता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये इनके बीच में रिलेशन है। और अगर मैं किलोग्राम फोर्स की बात करूं तो किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है फोर्स, किलोग्राम फोर्स का मतलब खोजिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। हिंदी में मैं आपको बता दूंगा, force required to move a body with
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप ये मेरी बात समझना। न्यूटन देखो, न्यूटन दोबारा से यूनिट दोबारा से बताऊं, दो तरह की इकाइयां हैं। एब्सोल्यूट जो आपकी मौलिक राशियां होती हैं वहां से दो इकाइयां होती है, न्यूटन और डाइन। न्यूटन एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट है डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन है इतना। दूसरी इकाइयां होती हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय इकाई। इसमें किलोग्राम फोर्स केजीएफ आती है और ग्राम फोर्स आती है। किलोग्राम फोर्स का ल्यूसेंट की किताब में, जो लोग हिंदी मीडियम की ल्यूसेंट की किताब को फॉलो करते हैं, उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि केजीएफ किलोग्राम फोर्स का मतलब बताइए क्या होता है। किलोग्राम फोर्स का मतलब बताइए। क्या कश्यप क्या बोल रहे हो? 10⁵ डाइन कैसे आया? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे? ये तो यूनिट है बेटा, कैसे आया? क्या जानना चाहते हो आप मुझसे? यूनिट है, ये तो कन्वर्जन है एक यूनिट का दूसरी यूनिट में। आप मुझसे पूछे कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों होते हैं, तो इसका कैसे जवाब दूंगा मैं यार। चलो, तो इसका हमें मतलब निकालना है किलो। अच्छा, अगर आप मतलब मुझसे जानना ही चाहते हैं कि न्यूटन क्या होता है, डाइन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, ये ना पूछें कि आप 10⁵ कैसे आए, आप मुझसे ये पूछें कि डाइन का मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको बता दूंगा। न्यूटन का मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको बता दूंगा। पर आप कहें कि ये कैसे बताया, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी हमारी, ये तो यूनिट्स है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है 1 किलोग्राम की वस्तु में कितना बल लगाएं कि उसका त्वरण एक्सीलरेशन कितना हो जाए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी बात करें ग्राम फोर्स का, इसका मतलब यह हुआ कि 1 ग्राम की वस्तु में, 1 ग्राम की वस्तु में यानी 1 ग्राम की बॉडी में हम कितना फोर्स लगाएं, कितना बल लगाएं कि उसका त्वरण कितना हो जाए। तो आप बोले उसका त्वरण हो जाए 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाए मीटर पर सेकंड। और इस तरीके से हम ग्राम फोर्स को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी ल्यूसेंट की बुक में पढ़ा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम विथ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा जो लोग ल्यूसेंट की बुक फॉलो करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास 2 यूनिट्स तो निकल कर आए, तीसरा पॉइंट क्या होगा। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि आखिर तीसरा पॉइंट क्या निकल कर आएगा। जरा देखते हैं कि क्या क्या चीजें दे रखे हैं। अब हमारे पास फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास बहुत तरह के फोर्सेस हैं। 4 तरह के नेचुरल फोर्सेस की हम बात करते हैं। नेचुरल फोर्सेस की मतलब होते हैं जो ब्रह्मांड में पहले से ही हैं, जो ब्रह्मांड में पहले से ही हैं। पहले से कौन कौन से हैं, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक बल। तो कौन कौन से ऐसे बल हैं जो इस ब्रह्मांड में पहले से ही अवेलेबल हैं, तो देखते जाते हैं। जरा सा हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं, इसका क्या क्या होगा। 1-2 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी जरा ले लूंगा कि क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है सर, शाम को क्लास कीजिए क्योंकि टाइम नहीं रहता है। ठीक है, शाम को क्लास, मैंने बोला ना बेटा, नीरज सर से एक बार कंफर्म कर लो। अभी 2 क्लासेस हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से फिर एक क्लास सुबह और एक क्लास शाम को होगी ही होगी। क्योंकि अगर टेक्निकल के एग्जाम्स की बात करते हैं तो टेक्निकल में 3 एग्जाम रोज होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स, तो तीनों की क्लास डेली होती ही है। ऐसा होता है, पर फिर भी आप बात कर लो एक बार नीरज सर से कि नीरज सर क्या बोलते हैं। देखो हम तो नीरज सर जो कहेंगे वही हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी बात करके देखिए, है ना। तीसरा पॉइंट, अब हम नेचुरल फोर्स की बात कर रहे हैं कि आखिर प्राकृतिक बल कौन कौन से हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कौन कौन से प्राकृतिक बल हैं और उनसे कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। देखो प्राकृतिक बलों की बात की जाए तो प्राकृतिक बल के बारे में लिख रहा हूं, तो पहला जो बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब समझिएगा क्या होता है। ये आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मार्कर और डस्टर, तो मार्कर और डस्टर भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। और दुनिया के ब्रह्मांड की कोई भी 2 वस्तुएं जिनके अंदर द्रव्यमान होता है, जिनके अंदर मास होता है, वो दोनों वस्तुएं हमेशा, बॉडीज हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये सत्य है, ये लिखा कर गया हुआ है, भगवान ने बता दिया है, सब कुछ सत्य है। 100% ट्रू वाली चीज है कि अगर इस ब्रह्मांड में किसी वस्तु में मास यानी द्रव्यमान नाम की चीज होगी तो उस बॉडी में हमेशा फोर्स होगा, खींचने की शक्ति होगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन में भी होगी? हाँ भाई, क्यों नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है, और इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन में भी गुरुत्वाकर्षण पावर होगी। यानी इलेक्ट्रॉन को भी कैसे खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण पावर होगी। पॉइंट मास पर एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल पॉइंट मास पर एप्लीकेबल हो सकता है बेटा। हिमांशु, डिपेंड करता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, आपने चीजें बहुत डीप में पूछी हैं। पॉइंट मास अभी मैं बता देता हूं, पॉइंट मास होता है क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो
बेटा पॉइंट मास पे भी एप्लीकेबल होता है हिमांशु। अगर आप थोड़ा सा अगर अपनी फिजिक्स को आपने डीप में पढ़ा है, थोड़ा सा अंदर जाके अगर फिजिक्स को पढ़ा है, तो शायद आप ये जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। शायद आपको पता हो कि इसमें m1 और m2 जो होते हैं वो पॉइंट मासेस ही होते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मास यानी जो बिंदु द्रव्यमान होते हैं उन्हीं के लिए लागू होता है। ये नहीं मुझसे कोई पूछे कि बताओ भैया पृथ्वी और सूरज है, इनके बीच में लगा दो ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं लगा सकते बेटा। ये तब लागू होता है जब इन दोनों की दूरी बहुत ज्यादा होती है, और जब दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे से देखने पर कैसा प्रतीत होंगे, पॉइंट मास प्रोड्यूस होंगे। तो वास्तविकता में ये फॉर्मूला ही पॉइंट मास का दिया गया है, तो बिल्कुल हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला बल ये होता है। दो क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल। पहला क्वेश्चन, यह इस ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, यानी वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। इस ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, इससे कमजोर बल कुछ नहीं होता। तो आप बोलेंगे भैया ये तो बहुत स्ट्रांग है, सूरज और पृथ्वी में लग रहा है। हाँ जी, स्ट्रांग तो है, परंतु ये पृथ्वी और सूरज में ही स्ट्रांग है। मैं इससे पूछिए मार्कर और डस्टर के बीच में क्या ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगी? नहीं, अनंत काल तक ये एक दूसरे से नहीं चिपक सकती। सर अल्फा पर भी होगा, मैं समझा नहीं बेटा। अल्फा पर भी होगा? अच्छा अल्फा पर भी होगा, ये क्या पूछा आपने बेटा? अल्फा क्या होता है? व्हाट इज अल्फा कश्यप? अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं आप? अल्फा कण की बात कर रहे हैं आप? मुझे बताएं अल्फा कहने का मतलब क्या है आपका? चलो, तो हमने ये कहा कि दो चीजें हैं। अगर मैं बात करता हूं कि दो बॉडीज के बीच में, लेकिन इन दोनों को अगर मैं 1 मिलीमीटर की दूरी पे रख दूं तो इन दोनों की इतनी औकात नहीं है कि ये दोनों कभी वस्तुएं एक दूसरे को एक दूसरे के पास खींच पाए। चाहे मैं इनको 400 साल के लिए भी खींच दूं तब भी ये नहीं कर पाएंगे। सर अल्फा कण पर भी होता है ग्रेविटी? बिल्कुल भी होता है। अल्फा पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल यानी अल्फा है, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2He4 यानी हीलियम एटम, और हीलियम एटम में अच्छा खासा मास होता है। हाँ जी, अल्फा पार्टिकल बेटा अच्छा खासा मास है 2He4। आप शायद जानते होंगे अल्फा पार्टिकल का मास यानी अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। ये आप जानते होंगे, तो बिल्कुल मास है तो वो भी है। ठीक है, पर हम उसको निकाल नहीं पाते बेटा, इलेक्ट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स में निकालते नहीं है, क्योंकि उनके बीच में मास जो होता है वो जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, तो उसको हम कभी कैलकुलेट नहीं करते, तो उसको हम ना के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, पर होता है 100% होता है। चले, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर यानी इस ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है। दूसरा यह सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं, यह केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में अगर मैं बात करूं तो यह सेंटर से सेंटर ही लगता है, तो केंद्र से केंद्र जो लगता है उसको हम सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल कहते हैं। तीसरी बात करें तो यह इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब यह हुआ कि ऐसे सारे बल जो 1/r² का पालन करते हैं, ऐसे बलों को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक बुक में ये वाला क्वेश्चन भी डाल रखा है। बुक में क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा फोर्स, कौन सा बल इस नियम का पालन करता है, तो आपको लगाना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी इसी का पार्ट है। सेकंड बल की हम बात करते हैं थोड़ी देर में, और इस हम बल को नाम देते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल यानी विद्युत चुंबकीय बल होते क्या हैं? हिंदी वालों के लिए जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युतीय बल है। और अरे क्लास एंड कीजिए सर, खाना बनाना है। अरे खाना बनाना तो बेटा आप आराम से आके बाद में देख लेना। राहुल कहो तो खाना बनाने में मैं क्या हेल्प कर सकता हूं बताइए आपकी। चलो, विद्युत चुंबकीय बल नहीं, जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और जितने भी मैग्नेटिज्म चुंबक से रिलेटेड बन रहे हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं। और ये भी एक ऐसा है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करने का मतलब हुआ ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अभी तो 30 मिनट है भाई, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये कैसे है, अगर जो लोग जानना चाहते हैं मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला आप लिखते होंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² यानी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना।
अगली बात, अच्छा विपिन ठीक है भाई, चाय पियो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कल से मैं भी खाना पीना खा लिया करूंगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये हैं। ऐसे ही मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में आपने बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा होगा, और बायोट सावर्ट लॉ के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी 1 बाय आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये सारे बल इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एफ 1 अपॉन आर स्क्वायर जैसे हैं, इस तरीके से। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बल होते हैं वो हमेशा इतना निकल कर आते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पूछा था कि इन दोनों के अनुपात कितने होते हैं। ल्यूसेंट की बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, तो जो लोग ल्यूसेंट के बुक का फॉलो करते हैं वो जरूर नोट कर लेना। एफ ई अपॉन एफ जी का जो रिलेशन निकालना पड़ेगा वो निकलेगा 10⁻43। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल इसके अलावा इसके गुना कितने 10⁻43 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कौन सा बल ज्यादा मजबूत होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये एक बुक में क्वेश्चन डाल रखा है, तो आप लिखते जाइएगा। ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से, आगे चलते हैं। ठीक है भाई कश्यप, हो गया। चलो नेक्स्ट थिंग, तीसरे टाइप का फोर्स की बात करते हैं, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। पर मॉलिक्यूलर फोर्स पे क्वेश्चंस कम बनते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स पे क्वेश्चन कम बनते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मॉलिक्यूलर फोर्स भी एक नाम की चीज होती है। सी मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं हम अणुओं के बीच लगने वाला बल। अणुओं के बीच लगने वाला बल यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल। जैसे मुझसे कोई कहे कि बताइए H2O नाम की चीज है, अगर मैं कहूं कि भैया H2O एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। अणु मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैं अकेला H बोलता हूं तो ये क्या है, एटम है। एक से ज्यादा परमाणु यानी परमाणु यानी एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल या फिर अणु बनाते हैं। तो ये H क्या हुआ, एटम, ये क्या हो गया H2O, मॉलिक्यूल। तो H2O और H2O के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, उस फोर्स को हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस है। ओके, बेनिवोलेंट प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनैलिटी, ओ ग्रेट, ये भी वर्ड सीख लिया क्या मैम से, ये बहुत अच्छा वर्ड है। चलो, तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब कौन कौन से बल होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस को आप आगे चल के पढ़ोगे मॉलिक्यूल्स में, जैसे जिनमें दो बहुत अच्छे से एग्जांपल हैं जिनको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स यानी श्यान बल होता है। एक और बल होता है जिसका नाम होता है कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल। एक और होता है एडेसिव फोर्स यानी असंजक बल। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगली जो फोर्स होगा जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है वो है आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में समझते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल क्या होता है। तो जरा हम समझेंगे कि नाभिकीय बल क्या होता है। नाभिकीय का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन कणों में जो न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर जो बल लगते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स के अंदर फ्यूजन, फिजन, हम बहुत सारी चीजों के बीच में फोर्सेस पड़ते हैं, बल पड़ते हैं। पानी में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या सर? प्रीतम बिल्कुल होता है। मैंने क्या कहा, जिस चीज में मास होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस बात को आप बिल्कुल मान लीजिए। प्रीतम, फोर्स होता है, पानी में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि पानी भी एक ऑब्जेक्ट है। बस इतना सा फर्क है, गैसेस में भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बशर्ते इतनी सी बात है, बस मास पे डिपेंड करता है। अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करूं, गैस के अणुओं की बात करूं, तो वो इतना हल्का है कि मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है। ठीक है, चलो कोहेरेंट फोर्स, यहां जी ससंजक बल कहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो नाभिकीय बल नाम की ये भी एक चीज होती है। इन चारों में अगर रिलेशन लिखूं तो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे मजबूत बल कौन सा है और सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे जो वीक बल होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएम फोर्स, इसके बाद होता है मॉलिक्यूलर फोर्स, और इसके बाद सबसे स्ट्रांग होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर यानी नाभिकीय बल। याद रख लीजिए
लीजिए ये इस ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल है, और इस तरीके से हम इनके अनुपात लिखते हैं, इनके रेशियोज लिखते हैं। ये मेरा लिखने का तरीका है। तो मैं जान लूंगा कि इस ब्रह्मांड में नेचुरल फोर्सेस की बात की जाए, प्राकृतिक बलों की बात की जाए, तो प्राकृतिक बल कौन कौन से होते हैं और किन किन चीजों में हम प्राकृतिक को अप्लाई करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा। अगला पार्ट करते हैं, अगले लिखते हैं, मिटा दूं इसको। चलो, फोर्सेस के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें और पढ़नी है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग चौथा पॉइंट लिख रहे थे, चौथे से स्टार्ट कर रहे थे, मुझे याद नहीं है पर शायद फोर्थ था। अच्छा, एक बात समझते हैं कि हमने फोर्सेस तो पढ़े, अब हमने दो तरीके पढ़े होंगे। कभी आपने पढ़ा होगा एक नेगेटिव फोर्स होता है, एक पॉजिटिव फोर्स होता है। अगर मैं कहूं कि भैया आप पे मैंने पॉजिटिव फोर्स लगाया यानी धनात्मक बल लगाया, तो धनात्मक बल का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं मैंने आप पे ऋणात्मक बल लगाया, तो ऋणात्मक बल का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं कि भैया मेरे दरवाजा आया, मैंने दरवाजे में फोर्स लगाया, बल लगाया, बता पॉजिटिव लगाया कि नेगेटिव लगाया? तो भैया ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स होते क्या है? बल आखिर होते क्या है? बेटा पवन, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, हमारी भी बल है, बट वो नेचुरल फोर्सेस नहीं है, वो हमारे द्वारा लगाए गए बल हैं। तो इनको हम नेचुरल फोर्स यानी प्राकृतिक बलों में नहीं लाते हैं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति ने अपने आप लगाए हुए हैं। ठीक है भाई, 3 घंटे की क्लास ले आएंगे, बाकी वो तो बात की बातें हैं। चलो, तो हमने कहा कि अगला बल क्या होता है, तो हमने बोला क्या बता रहे थे, हाँ, तो हमने कहा कि हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। देखो, धनात्मक बल होना या नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आप एक बात समझ लीजिए। पॉजिटिव फोर्स का मतलब, पॉजिटिव फोर्स का मतलब, धनात्मक बल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज का होना, यानी एट्रैक्शन, आकर्षण का होना। अगर मैं कहता हूं मैं आप पे पॉजिटिव बल लगाता हूं, मतलब मैं आपको खींच रहा हूं। और अगर मैं कहता हूं कि मैंने नेगेटिव फोर्स लगाया यानी ऋणात्मक बल लगाया, तो ऋणात्मक बल लगाने का मतलब होता है, ऋणात्मक बल लगाने का मतलब होगा कि आपने रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण बल लगाया। प्रतिकर्षण यानी प्रतिकर्षण लगाया। तो आपने कहा अगर आप प्रतिकर्षण होता है तो आप कहेंगे रिपल्शन होता है, और अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है तो आप बोलेंगे धनात्मक बल लगाया है। और इसी को हम पॉजिटिव या नेगेटिव फोर्सेस कहते हैं। बेटा वंडरवाल फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस और वीक वंडरवाल फोर्सेस, बट वो हमें अभी नहीं पढ़ने हैं। हमें इतना ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री के पार्ट है ना, ये हमें नहीं पढ़ना है। तो पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स, तो अगर मैं कहता हूं नेगेटिव फोर्स लगाया मतलब मैंने रिपेल किया आपको, अगर मैं कहता हूं मैंने पॉजिटिव फोर्स लगाया मतलब आपको अट्रैक्ट किया। जैसे आप पढ़ते होंगे ना, दो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या मैं ये कहूं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं कहता हूं नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश, और मैं कहूंगा ऋणावेश, ऋणावेशों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, सिंपल सी बात है। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन का मतलब फोर्स का पॉजिटिव या नेगेटिव होना होता है। एक और बात करते हैं जो हमने सुनी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आप इस चीज को समझना। फोर्सेस को हम दो प्रकार से और निभाते हैं, दो तरीके से और विभाजित करते हैं। किस प्रकार से बलों को विभाजित करते हैं, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा फोर्स का। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक को हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षित, संरक्षित बल। और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब होता है असंरक्षित, असंरक्षित। तो दो तरह के बलों को हम, लाइट नहीं आ रही है, बैटरी खत्म हो गई, अरे क्या बताएं यार, कहां से फोन लेते हो आप लोग यार। चलो देखना जरा, अब मेरी बात समझना, पार्ट डिपेंडेंट और पोजीशन डिपेंडेंट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हिमांशु, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर। शॉर्टेस्ट रेंज मॉलिक्यूलर होती है न्यूक्लियर की। ओके, शॉर्टेस्ट रेंज, अच्छा आप तो कहां से आ गए। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स की होती है बेटा पवन, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो न्यूक्लियर की होती है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर एंड हैज द शॉर्टेस्ट रेंज, यानी सबसे कम रेंज। बेटा न्यूक्लियस छोटा होगा ना, मॉलिक्यूल्स तो बड़े बड़े, मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी हो सकती है, न्यूक्लियस के अंदर दूरी कम होगी ना, तो शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स अपने आप लगा सकते हो आप दिमाग। चलो हिमांशु ठीक है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब समझे, दो तरह के बल हैं, संरक्षित और असंरक्षित। कंजर्वेटिव का मतलब समझे, कंजर्वेटिव का मतलब होता है
अगर मैं ये कहता हूं कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स यानी किसी बल के लगाने पर, यदि किसी बल के लगाने पर, यदि किसी बल के लगाने पर, यदि किसी बल के लगाने पर राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी गिव्स जीरो वर्क डन। आप बोले सर ये तो किताबी भाषा लिख दी आपने। भैया किताबी भाषा लिख दी तो मैं आपको समझा देता हूं कि मतलब क्या है, जरा समझना। बेटा हिमांशु मैंने बता दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जांपल भी बता दिया मैंने आपको। अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में बल लगेगा, धनावेश और धनावेश के बीच में बल लगेगा तो क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे, तो एफ नेगेटिव होगा। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश के बीच में बल लगाऊंगा तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी पॉजिटिव होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन। चलो एक सिंपल सी चीज समझना मेरी, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स यानी अगर कभी बल लग रहा हो, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब अगर कहीं बल लग रहा हो तो राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी गिव्स जीरो वर्क डन। राउंड ट्रिप मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि मैं गया 5 मीटर इधर, कहां गया 5 मीटर इधर, और मैं लौटकर अपनी ही जगह पर आ गया, मैं गया 5 मीटर इधर और लौटकर अपनी जगह पर आ गया, मुझसे कोई पूछे कि बताइए आपने कितना कार्य किया, कितना वर्क डन किया, कितना कार्य किया, तो आप कहेंगे जीरो कार्य किया, जीरो कार्य किया। तो भैया एक बात बताइए, जीरो वर्क डन किया, मेरी बात ध्यान से समझना, जीरो वर्क डन किया, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, समझना मेरी बात, मैं यहां ए से बी जा रहा हूं, अगर मैं ए से बी ऐसे जाऊं तब भी मेरा जीरो वर्क डन होगा, सॉरी ए से बी जाऊं तब भी मैंने बोला कि वर्क डन इतना होगा, जितना भी कार्य है, मैंने बोला वर्क डन मान लीजिए 5 जूल हो क्या रहा है, या मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मैंने कहा विस्थापन 5 मीटर का है, मेरी बात समझना, सॉरी वर्क डन मेरा हुआ मान लीजिए 5 जूल का मेरा वर्क डन हुआ, मेरी बात समझना, ए से बी गया तब भी 5 जूल का वर्क डन है, ऐसे जाता तो वर्क डन कितना होता, तो भी 5 जूल का होता, ऐसे जाता तो भी वर्क डन कितना होता, 5 जूल का होता। कहने का मतलब यह हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूं और वो चीजें मेरी जगह पर, रास्ते पर निर्भर नहीं कर रही हैं, रास्ते पर आप कैसे जा रहे हो इस पर निर्भर नहीं कर रही हैं, उस रास्ते पर, उस पथ पर निर्भर नहीं कर रही हैं, जहां से आपको जाना है, जहां से आपको आना है, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी सभी चीजों को, ऐसे सभी बलों को हम कंजर्वेटिव यानी संरक्षित बल कहेंगे। संरक्षित बल का मतलब होता है जो पाथ इंडिपेंडेंट यानी रास्ते पर निर्भर नहीं करते, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं यानी रास्ते पर निर्भर नहीं करते, ऐसी सभी चीजों को हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में रास्ते से मतलब नहीं है कहां से कहां जा रहे हो, फिर से बता देता हूं। मैंने कहा कि कोई वस्तु इस तरीके से लौटकर आ गई अपनी जगह पे, तो आपने लगा कितना वर्क डन होगा, तो आप बोलेंगे भैया मेरा वर्क डन है जीरो। मेरी बात समझना, अगर मैं इससे ऐसे कर ऐसे जाकर ऐसे पहुंचता तब भी वर्क डन कितना होता, तो आप बोलेंगे भाई ऐसा वर्क डन करूंगा तब भी कितना होगा वर्क डन, जीरो होगा। मैं कहूंगा मैं ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे पहुंचूंगा तब भी मेरा वर्क डन कितना होगा, आप बोलेंगे तब भी मेरा कार्य कितना होगा, जीरो होगा। यानी अगर आप कैसे भी घूमकर अगर अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं तो आपका किया गया कार्य कितना है, जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि किसी के भी रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा, और जब कोई चीज रास्ते पर निर्भर नहीं करती, आप कैसे जा रहे हो इस पर निर्भर करती है कि आप पहले कहां थे और अब कहां पर हो, उसी जगह पर हो, पहले कहां थे उसी जगह पर हो, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं पाथ इंडिपेंडेंट यानी रास्ते पर निर्भर ना करना। और ऐसे सभी बलों को हम कंजर्वेटिव यानी संरक्षित बल कहते हैं, ऐसे सभी बलों को हम संरक्षित बल कहते हैं। ठीक है, जीरो कैसे होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना, वर्कडन का फॉर्मूला W बराबर F इंटू एस होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, विस्थापन जीरो, तो वर्कडन जीरो। ये तो पढ़ा है प्रीतम कितना, ये तो पता ही होता है हमें, W बराबर F डॉट एस। चलो अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव कौन कौन से बल होते हैं जो पाथ पर, रास्ते पर निर्भर नहीं करते। ऐसे हम डेली लाइफ में कौन कौन से बलों को पढ़ते हैं जिनमें हमको आकर लेकर चलेंगे। चलो देखो, अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो ऐसे बल का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल हिंदी वाले लिखते जाना साथ साथ में, तो कोई मुझसे पूछ रहा था हिंदी में कश्यप, हिंदी में भी बताते जा रहा हूं, अब लिखते जाना, मैं थोड़ा सा कहीं लिख नहीं पाता हूं तो जगह कम रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक और बल होता है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स का मतलब होता है जो आपकी स्प्रिंग वगैरह में लगता है ना, वो वाला बल, स्प्रिंग में लगने वाला बल भी इसी के अंतर्गत आएगा, इलास्टिक फोर्स। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इलास्टिक फोर्स। इसके अलावा एक बल और होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब होता है विद्युतीय बल। हिंदी वालों के लिए फिर से गुरुत्वाकर्षण बल,
प्रत्यास्थ बल और विद्युतीय बल, ये सभी कैसे होते हैं? तो ये सभी पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब रास्ते पर निर्भर नहीं करते। सीधी सी बात है। जैसे मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर दोबारा आ गया, कितना वर्क डन किया? तो आप बोलेंगे जीरो। सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हमने बोला इन सभी द्वारा किया गया कर्व कितना होता है? हमेशा जीरो निकल कर आता है, क्योंकि ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता। अगर आप अपनी जगह पर आ जाते हो तो आपका वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव पर, यानी असंरक्षी बल पर। और अगर मैं असंरक्षी बल की बात करूं तो असंरक्षी बल में नॉन कंजर्वेटिव का मतलब हुआ जो चीजें रास्ते पर निर्भर करती हैं, यानी जो चीजें पाथ डिपेंडेंट होती हैं, रास्ते पर निर्भर करती हैं, अपने पथ पर निर्भर करती हैं कि आप किस प्रकार से कहीं पर जा रहे हो, तो पथ पर निर्भर करती हैं। ऐसी सारी चीजों को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहकर चलते हैं। जरा समझना, नॉन कंजर्वेटिव मतलब पाथ डिपेंडेंट। ऐसे बल का नाम है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है घर्षण बल, और घर्षण बल इसी के अंतर्गत आता है। तो घर्षण बल की बात करें कैसे होगा, मैं आपको घर्षण बल का एक तरीका बता देता हूं कैसे। मैं कहता हूं कि कोई वस्तु यहां से यहां गई, मैंने घर्षण बल लगाया, तो आपने घर्षण बल की वैल्यू निकल गई F इक्वल टू म्यू इंटू आर। F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो आपने कहा ठीक है, म्यू इंटू mg। अगर मैं वापस लौटकर आया, तो अगर आपने फोर्स इस साइड जाने के लिए F लगाया, तो आप वापस लौटकर अपनी ही जगह पर आ गए, और मुझसे कोई पूछे घर्षण बल द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो घर्षण बल द्वारा वर्क डन की बात करें तो आपका जाना और आपका आना, अगर मैं घर्षण बल द्वारा वर्क डन की बात करूं तो यहां पर फॉर्मूला होगा -2F म्यू आर। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक तरफ F है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? सॉरी, -2F। दोबारा देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि जाने के लिए मैंने फ्रिक्शनल फोर्स F लगाया, F मतलब होता है F इक्वल टू म्यू आर। अब फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो अगर वापस लौट कर आएंगे तब कितना लगेगा? -F। और वर्क डन अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो इस वाले फॉर्मूले में विस्थापन नाम की चीज तो है नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि कितना आपने वर्क डन किया, तो अब की बार फाइनल फॉर्मूला निकलेगा -2F निकलेगा, ना कि जीरो निकलेगा। घर्षण बल की बात करें, घर्षण बल कितना कार्य करेगी, फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल कितना कार्य करेगा, तो आपका जाना और उसी जगह पर आना। तो अब की बार अगर आप सोचते हैं कि आपने कार्य शून्य किया, तो ऐसा नहीं होता। ये कार्य शून्य तब होता है जब आप डेली लाइफ में कोई काम करते हैं, आप कहते हैं जया मैं वापस आया, तब विस्थापन के केस में। लेकिन घर्षण आपका हमेशा एक्ट करता है। घर्षण की बात करें तो घर्षण वर्क द्वारा किया गया कार्य अब की बार आपको -2F करना पड़ेगा, ना कि जीरो करना पड़ेगा। और वो जिस रास्ते पर निर्भर करते हैं, आप कैसे गए, ऐसे घूमकर गए, तो ये रास्ते पर निर्भर करते हैं। और जो रास्ते पर निर्भर करते हैं, ऐसे सभी बलों को हम असंरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं। ये सभी बलों पर, इस पर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे और इस वाले टॉपिक पर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, और सभी चीजों को समझाएंगे कि आखिर वर्क डन कार्य किया गया कैसे होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम चीजों को करते चलेंगे जब भी आपके कोई क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम फिर से एक पढ़ेंगे। हाँ पवन, क्वेश्चन है आपका कोई? नमस्ते सर, नाम बोल दो मेरा प्लीज। ओके, आशु हेलो। ठीक है आशु हेलो। पवन, आप एक क्वेश्चन है, आप भेज दीजिए जल्दी से क्वेश्चन, फिर हम देख लेते हैं। बाकी आप लोगों को कल हम फिर से मिलेंगे सेम टाइमिंग पर। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आकाश, पढ़ो अपना, है ना, वीडियो को दोबारा से देखो। बाय 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 बाय, जय। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, चलो नमस्कार। हाँ सत्यम, ठीक है, चलो बंद कर दो।